दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नामांतरण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से एक नामांतरण जो है वो होता है फोती नामांतरण। ठीक है, एक होता है फोती नामांतरण। अब फोती नामांतरण की क्या प्रक्रिया रहती है, फोती नामांतरण कहां पर लगता है, कौन सी धारा के अंतर्गत लगता है, फोती नामांतरण का आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है और फोती नामांतरण के आवेदन के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी रहते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फोती नामांतरण जो रहता है उसे मृतक नामांतरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे मृतक नामांतरण भी कहा जाता है या उसको जो है अंतकाल भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फोती नामांतरण किसे कहा जाता है, तो देखिए अगर किसी भी भूमि स्वामी के नाम पर अगर कोई भूमि है और उस भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका नाम जो है वो राजस्व दस्तावेजों में अंकित रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर जब उसके वारिसों का नाम दर्ज होता है तो इसे फोती नामांतरण कहा जाता है। फोती नामांतरण जो रहता है उसकी क्या कार्रवाई रहती है उसको अब आगे हम समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फोती नामांतरण का आवेदन जो रहता है यह कहां पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में हम समझेंगे कि फोती नामांतरण के आवेदन के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे कि फोती नामांतरण का आवेदन पत्र जो है वह कैसे तैयार किया जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट जो है वह मैं आपको तैयार करके आज की वीडियो में बताऊंगा। तो फोती नामांतरण जो रहता है, ठीक है, फोती नामांतरण जो है, ठीक है, उसका आवेदन कहां पर लगेगा सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। तो जैसा कि हमने समझा था कि अगर किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यहां पर हम मान रहे हैं कि यह एक भूमि स्वामी है, ठीक है, यह एक भूमि स्वामी है और इसके नाम पर यह एक खेत है, ठीक है, और ऐसे में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके जितने भी वारिस है, इसके जितने भी वारिस है उन वारिसों का जो है नामांतरण इस जमीन के राजस्व दस्तावेजों में किया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो इसका कोई भी वारिस जो है, ठीक है, कोई भी वारिस जो है, जो वारिस इसके है उसमें से कोई भी वारिस, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, बेटी हो या कोई भी हो, ठीक है, वे जो है फोती नामांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कहां पर लगेगा, तो आवेदन जो लगेगा वह तहसीलदार के समक्ष लगेगा। अब कौन सी धारा के अंतर्गत लगता है, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत जो है वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन लगता है। ठीक है, अब तहसीलदार के समक्ष जब आवेदन लगता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करता है, ठीक है, तो तहसीलदार के समक्ष जब आवेदन लगता है तो तहसीलदार जो है यह एक विज्ञप्ति जारी करता है। क्या करता है, विज्ञप्ति जारी करता है। अगर किसी व्यक्ति को उस नामांतरण किए जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह व्यक्ति जो है 15 दिवस के भीतर, 15 दिन के भीतर तहसीलदार के समक्ष पेश कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ तहसीलदार जो है वह पटवारी को जो है एक लेटर जारी करेगा और पटवारी से वारिसान की रिपोर्ट मांगेगा। क्या करेगा, वारिसान की, अर्थात इस व्यक्ति के जो जिसकी मृत्यु हुई है इसके कौन कौन वारिस है, इस प्रकार की रिपोर्ट जो है पटवारी से ली जाएगी। जब पटवारी के द्वारा वारिस की रिपोर्ट जो है तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी जाती है तो उस रिपोर्ट पर से वारिस जो है ये सहमत है, असहमत है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनकी आपत्ति, दावा आपत्ति ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर जो है और जो आवेदन है उसके आधार पर जो है तहसीलदार के द्वारा आदेश जो है वह पारित कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो आवेदन पेश होगा तहसीलदार के यहाँ पर धारा 109 और 110 के अंतर्गत, तो इसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी है तो उनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वे दस्तावेज जो रहते हैं वे हम समझ लेते हैं कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रहता है वह रहता है मृत्यु प्रमाण पत्र। कौन सा रहता है, वह रहता है मृत्यु प्रमाण पत्र। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, जिस व्यक्ति की, जिस खातेदार की, जिस पक्षकार की मृत्यु हुई है, जिस किसान की मृत्यु हुई है, चाहे महिला या पुरुष है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उस आवेदन पत्र के साथ में लगाना जरूरी है। उसकी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, ओरिजिनल जो है उसको आप अवेयर के अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो वंशावली, ठीक है, इसको सजरा फॉर्म भी कहा जाता है। तो वंशावली कौन बनाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र तो जो है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है गांव में हुई है तो ग्राम पंचायत से मिल सकता है। अगर मृत्यु हुए काफी समय हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आप लोक सेवा गारंटी से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वंशावली जो है, वंशावली अगर व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हुई है वो गांव का रहने वाला है तो ग्राम पंचायत जो है उसके द्वारा वंशावली अर्थात सजरा फॉर्म बना के दे दिया जाएगा। सजरा फॉर्म क्या रहता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, ए नाम का व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हुई, तो इस ए के कौन कौन वारिस है, ठीक है, इस तरीके से सजरा फॉर्म जो है वंशावली जो है वह बनाकर ग्राम पंचायत दे देगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसके ये लोग वारिस है। जैसे मान लेते हैं कि बी जो है यह पुत्र है, ठीक है, सी है यह भी पुत्र है, डी जो है यह पुत्री है, ठीक है, उसके नाम आ सकते हैं। इसके बाद में ई जो है यह पत्नी है। तो इस तरीके से वंशावली जो है कौन बनाएगा, यह
ग्राम पंचायत बना देगी अगर गांव में मृत्यु हुई है तो, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु जो है शहर में हुई है तो नगर पालिका से इस प्रकार की वंशावली बना दी जाती है। ठीक है, तो उस वंशावली की ओरिजिनल कॉपी जो आपको पेश करनी पड़ेगी। उसके अलावा शपथ पत्र जो है वह भी आपको पेश करना पड़ेगा। शपथ पत्र में आपको लिखना पड़ेगा कि हमने जो है जो भी व्यक्ति आवेदक है वह लिखेगा कि मैंने इस प्रकार का आवेदन पेश किया है, आवेदन पत्र में लिखी बातें सभी सही और सत्य, मैंने दस्तावेज जो पेश किए वे दस्तावेज सही है। इस प्रकार का शपथ पत्र जो आपको पेश करना पड़ेगा। अब शपथ पत्र जो है कितने के स्टाम्प पर बनेंगे, तो अभी जो है 200 के स्टाम्प पर शपथ पत्र बनता है। ठीक है, 200 के स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र बनाना पड़ेगा और उसको आपको नोटरी भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा खसरा और खतौनी, खसरा और खतौनी अर्थात जिस व्यक्ति की जमीन पर आप फोती नामांतरण करवा रहे हैं उस व्यक्ति के नाम की खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि लोक सेवा गारंटी से आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, वहां से आपको प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर उसकी आपको फोटो कॉपी या ओरिजिनल आप उसके साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आधार कार्ड और पहचान पत्र, जो भी व्यक्ति आवेदक है या जो भी वारिस है उन सभी के अगर आधार कार्ड आप लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से भी आपको आवेदन बनाना है। ठीक है, आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है ऐसा ही आपको आवेदन में नाम लिखा है और उसी अनुसार जो है आपका जो है नामांतरण हो जाएगा, जिससे कि आगे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जितने भी दस्तावेज है, ठीक है, और जो भी आवेदन आप लगाएंगे उसकी आपको फोटो कॉपी करवाकर एक सेट आपके पास में रखना है। ठीक है, जो भी कागज आप लगा रहे हैं और जो भी आवेदन आप बना रहे हैं उन सब की एक फोटो कॉपी कराकर आपको अपने पास में रखना है। अब ये आवेदन पत्र जो जैसा कि हमने समझा था कि तहसीलदार के यहाँ लगाएगा, ठीक है, इसमें हमने समझा था कि तहसीलदार के यहाँ लगेगा, तो ये आपको सीधे तहसीलदार के यहाँ नहीं लगाना है, बल्कि आपको क्या करना है, लोक सेवा केंद्र पर लगाना है। कहाँ पर? लोक सेवा केंद्र पर आपको देना है और लोक सेवा केंद्र पर दर्ज होकर फिर यहाँ से तहसीलदार के यहाँ पर आएगा और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था इसी पूरी प्रक्रिया होगी। अब आवेदन पत्र कैसे तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी, कहाँ पर क्या लिखना है, ये सब जानकारी जो है अब आगे हम समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है जो यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ हमने लिखा है कि मृतक फोती या वारिसा नामांतरण हेतु आवेदन का प्रारूप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर आपको जो पेज लेना है, आप व्हाइट पेज भी ले सकते हैं, ग्रीन पेज भी ले सकते हैं। उसमें आपको ऊपर जो है यहाँ पर कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ पर जो है आपको 2 इंच जगह छोड़नी, कितनी छोड़नी है आपको यहाँ पर 2 इंच जगह जो है आपको ऊपर से छोड़नी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 2 इंच जगह छोड़नी, इस साइड भी। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो उस आवेदन के इस साइड जो है आपको 2 इंच जगह छोड़नी है, ऊपर भी 2 इंच छोड़नी है। इधर आप जो है 0.5 इंच छोड़ सकते हैं, मतलब आधा इंच जो है उसके लगभग छोड़ सकते हैं। नीचे भी आप 2 इंच छोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे भी आप उसको 2 इंच जगह छोड़ सकते हैं। अब आपको उसको आवेदन को कैसे तैयार करना, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार या नायब तहसीलदार या अपर तहसीलदार, जो भी आपके तहसीलदार साहब है उनका आपको लिखना है। अगर तहसीलदार है तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार है तो अपर तहसीलदार, महोदय तहसील। अब आपकी जो भी तहसील है, ठीक है, जो भी तहसील है टप्पा है तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारी तहसील झारडा है तो हम यहाँ पर झारडा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिला आपका लिखना है, जैसे हमारा जिला उज्जैन है तो हम यहाँ पर उज्जैन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रकरण क्रमांक जगह छोड़ना है A6/2025-26 या 26-27, 27-28 जो भी आप लिखना चाहे, ये यहाँ पर आपको जगह खाली छोड़ देना। A6 क्यों लिखना है, क्योंकि नामांतरण का जो हेड रहता है वह A6 रहता है, तो आपको A6 यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आवेदक किसको बनाया जा सकता है, यहाँ पर आवेदक और अनावेदक आपको बनाना है। तो आवेदक आप किसको बना सकते हैं, तो आवेदक में आप 1 नंबर भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, जितने आप चाहे इतने आवेदक आप बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अधिक आवेदक आपको नहीं बनाना है। जो भी वारिस है उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की तरफ से आप आवेदन पेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक व्यक्ति की तरफ से आवेदन पेश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है लिखना है आवेदक का नाम। क्या आवेदक का नाम, जो भी व्यक्ति आवेदन पेश करने जा रहा है, जो कि मृतक का वारिस जो है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर उदाहरण के लिए आवेदक का नाम है महेश। ठीक है, क्या नाम है, उसका नाम महेश है। उसके पिता का क्या नाम है, ठीक है, अगर महिला पेश कर रही है तो उसका नाम लिखना है, पति का नाम यहाँ लिख देना है महेश। जिसे मान लेते हैं पिता का नाम जो है वह राजेश है, उदाहरण के लिए। ठीक है, यह राजेश है। इसकी उम्र कितनी है महेश की, तो उम्र यहाँ पर लिख देना, जैसे 40 वर्ष है, 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में उसकी जाति क्या है, जो भी उसकी जाति है वह यहाँ पर आपको लिख देना। व्यवसाय क्या है, कृषि अगर है तो कृषि लिख देना है। नौकरी है, नौकरी लिख देना, जो भी व्यवसाय उसका लिख देना है। निवासी उसका पता क्या है, ठीक है, उसका ग्राम मोहल्ला क्या है वो आपको लिख देना है। उसकी तहसील क्या है, तो जैसे झारडा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसका जिला कौन सा है, तो जैसे उज्जैन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सर्वसाधारण को अनावेदक आपको बनाना है। सर्वसाधारण की जगह आप क्या कर सकते हैं, मौजा पटवारी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मौजा
पटवारी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। सर्वसाधारण के स्थान पर आप मौजा पटवारी भी कर सकते हैं या सर्वसाधारण भी कर सकते हैं। इनको अनावेदक आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, विषय में लिखना है। अब कौन से गांव की जमीन पर आप नामांतरण चाह रहे हैं तो उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि गांव जो है हम झारडा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गांव जो है वह भी झारडा है, ठीक है। मौजा पटवारी हल्का नंबर जैसे मान लेते हैं उसका 45 नंबर है, ठीक है। स्थित भूमि सर्वे क्रमांक मान लो तो मान लेते हैं 60 नंबर है, या जो भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको यहाँ पर लिखना है आपको जिस पर आप नामांतरण चाह रहे हैं। एक से अधिक सर्वे नंबर है तो 60 लिख देते हैं, यहाँ पर 62 लिखते हैं, यहाँ पर 67 लिख देते हैं। जितने भी नंबर है उन सबको आपको यहाँ पर लिख देना है कि राजस्व दस्तावेज मृतक, अब मृतक के स्थान पर जो भी व्यक्ति मरा है, ठीक है, जो जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जैसे मान लेते हैं कि महेश ने आवेदन पेश किया तो राजेश है, ठीक है। तो मृतक कौन होगा, राजेश, ठीक है। तो राजेश के स्थान पर वारिसान का नामांतरण किए जाने बाबत, ठीक है, वारिसान का नामांतरण किए जाने बाबत आवेदन। तो ये तो आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया यहाँ पर विषय, ठीक है, विषय हो गया। अब उसके बाद में आपको लिखना है माननीय महोदय। अब ये भी कितनी दूरी रखनी है आपको, ये जो आप लिखेंगे यहाँ पर ये पूरी, ये भी 2 इंच की रखनी है, ठीक है। ये 2 इंच की ये दूरी आपको रखनी। इस तरीके से आपको आवेदन बनाना है ताकि वो काफी व्यवस्थित आपका आवेदन लगेगा। माननीय महोदय, उसके बाद में आवेदक सविनय निवेदन करता है कि, ठीक है, ये आवेदक जो है वह सविनय निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है, पहले पेरे में आपको लिखना है यह कि ग्राम, जो भी गांव है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ग्राम झारडा, ठीक है, जो भी गांव, जिस गांव में जमीन है उसका नाम लिखना है। उसकी तहसील कौन सी है तो तहसील भी उसकी झारडा है, जो भी तहसील है उसकी वो आपको लिखना है। जिला जैसे हमारा उज्जैन है तो हम उज्जैन लिख देते हैं। में स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक क्रमशः जितने भी सर्वे नंबर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 60, ठीक है, उसके बाद 62, उसके बाद 67, ठीक है। रकबा क्रमशः उसका लगातार रकबा, ठीक है। रकबा क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार रकबा, अर्थात 60 का रकबा कितना है 0.25, ठीक है। उसके बाद में 62 का कितना है 0.60, ठीक, जो भी रकबा है। 67 का कितना है 0.10। ऐसे आपको पूरा रकबा वहां पर लिख देना है। कुल सर्वे क्रमांक लिखना है। कुल सर्वे क्रमांक से मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ कुल सर्वे क्रमांक 3 थे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल सर्वे क्रमांक 3, ठीक है। उसके बाद कुल रकबा से मतलब होता है ये 25, 60 और 10 कितना होता है 35 और 60, 35, 60, 95, 0.95 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर। जो राजस्व अभिलेखों में स्वर्गीय श्री, जो भी जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, जैसे ये राजेश, ठीक है, राजेश उदाहरण के लिए हम मान रहे हैं, मृतक के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है, ठीक है। ये पेरा एक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको लिखना है कि उक्त खातेदार स्वर्गीय श्री, उसका नाम लिखना वापस से यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं राजेश, ठीक है, राजेश जी का, ठीक है, स्वर्गवास दिनांक, जो भी जिस तारीख को मृत्यु हुई, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र साथ आप लगा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है हमने मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, तो जो तारीख मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मान लेते हैं कि 1/1/26 को, ठीक है, 1/1/2026 को हो चुका है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हम संलग्न कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या लिखना है तीसरे पेरे में, यह कि आवेदक मृतक का क्या है, जो आवेदन जो पेश कर रहा है वो व्यक्ति क्या लगता है। तो जैसे मान लेते हैं पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है, रिश्ता जैसे पुत्र है, पत्नी है, पौत्र, जो भी रिश्ते में लगता है उसका आपको लिखना पुत्र है, और मृतक का वेद वारिस है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहला पेज जो वह कंप्लीट करना है, या इस तरीके से इसके बाद में जो है 3 पेरे आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में नीचे जो है आप आगे भी क्या लिखेंगे उसको मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना, चौथे पेरे में आपको लिखना है, ये चौथा पेरा जो है, ठीक है, आपका जो पूरा आवेदन जो है एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 2 पेज में इसलिए मैंने बताया है क्योंकि अलग अलग चीजें जो है उसको समझने के लिए हमने थोड़ा दूर दूर उसको लिखा है। अब देखिए चौथा पेरा क्या है, चौथा पेरा जो है वह है यह कि मृतक के अन्य वारिसान का विवरण निम्नानुसार है। जैसे कि हमने एक व्यक्ति को आवेदक बना दिया, ठीक है, अगर हम सभी लोगों को आवेदक अगर बना देते हैं तो और आवेदन पर सभी लोगों को हस्ताक्षर करवा देते हैं तो ये वाला पेरा जो है, ठीक है, ये वाला पेरा जो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक ही व्यक्ति को, जैसे 4-5 वारिस है किसी व्यक्ति के मृतक के, और उसमें से किसी एक व्यक्ति को ही हम वहां पर आवेदक बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाकी लोगों का विवरण हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस पेरे में हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे पेरा नंबर क्रमांक में 1 नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके जो है मृतक के अन्य वारिस कौन कौन है, तो अन्य वारिस में हम आवेदक का नाम भी लिख सकते हैं जिसने आवेदन दिया, ठीक है, जैसे महेश, ठीक है, महेश, पिता राजेश, ठीक है। अब मृतक से संबंध क्या है इसका, तो ये क्या है, पुत्र है, ठीक है। इसकी आयु क्या है, महेश की आयु क्या है, जैसे मान लेते हैं 40 वर्ष है। इसका पता क्या है, तो जैसे मान लेते हैं झारडा है,
या इंदोक है, ये जो भी पता है इसका वो पता पूरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति जैसे मान लेते हैं महेश का एक और भाई है, ठीक है। महेश का एक और भाई जो है उसका नाम है जैसे मान लेते हैं सुरेश है, ठीक है, सुरेश है। और उसके पिताजी का नाम जैसे मान लेते हैं कि जो नाम है वही है, दोनों के पिता का है ना, राजेश है। ये क्या है, संबंध क्या है इसका, जो मृतक है उससे पुत्र का है, ठीक है। क्या संबंध है, पुत्र का। इसकी उम्र कितनी है, जैसे मान लेते हैं 38 वर्ष है। ये कहाँ का निवासी है, तो जैसे झारडा का है या इंदौर का है, ठीक है, या कहीं किसी भी गांव का ये हो सकता है। इस तरीके से जो पुत्रियां हैं उनका विवरण हम ऐसे क्रम से 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से हम वहां पर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा आगे हमें क्या करना है, 5वें पॉइंट में क्या लिखना है हमें, यह कि उपरोक्त वारिसों के अतिरिक्त मृतक के अन्य कोई वारिस नहीं है। ये आपको उसमें लिखना जरूरी है कि जितने भी आपने वारिस बताए हैं, ठीक है, जितने आपने वारिस बताए इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इस प्रकार का आपको पैरा नंबर 5 लिखना पड़ेगा और इस आशय का आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि शपथ पत्र भी आपको देना जरूरी है, ठीक है। अब छठा पॉइंट जो इसमें क्या आएगा, छठा पॉइंट जो इसमें यह कि मृतक की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर अब आवेदक तथा उपरोक्त अन्य वारिसों का कब्जा है और वे ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। जो खेती बाड़ी जो कर रहे हैं आपको ये लिखना पड़ेगा कि खेती बाड़ी जो है उस जमीन पर कौन कर रहा है जिस पर कि आप नामांतरण करवाना चाहते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद में अब आवेदक तथा ऊपर जो ये उपरोक्त अन्य वारिस जो है, अर्थात ये वारिस जो हमने बताया यही उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब 7वां पैरा जो इसमें क्या लिखना है, यह कि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई विवाद लंबित नहीं है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा और इस आशय का आपको जो है शपथ पत्र में भी लिखना पड़ेगा कि जिस भूमि के संबंध में हमने नामांतरण का आवेदन दिया है इस भूमि के संबंध में अन्य किसी भी न्यायालय में कोई दावा आपत्ति नहीं चल रही है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है प्रेयर में, प्रार्थना में लिखना है, आपको यहाँ पर प्रार्थना में लिखना है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व विधेयकों में मृतक स्वर्गीय श्री, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था कि राजेश, ठीक है, राजेश का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वेद वारिसान के रूप में आवेदक एवं उपरोक्त अन्य वारिसों का नाम दर्ज करने हेतु नामांकन करने की कृपा करें, ठीक है। इसके बाद में आपको यह लिखना है जिस तारीख को आप आवेदन पेश कर रहे हैं उस की तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। जैसे 1/2/2026 जो भी तारीख है, ठीक है। स्थान कहाँ पर, जैसे झारडा में आप तहसीलदार के वहाँ आवेदन पेश करें तो झारडा लिखें, महतपुर में पेश कर रहे हैं तो जो भी स्थान है आपका वहाँ पर उस स्थान का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है, उस आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इस प्रकार से आवेदन पत्र तैयार करके जैसा कि मैंने बताया सारे दस्तावेज जो है उसकी फोटोकॉपी करवाकर और आवेदन की भी फोटोकॉपी करवाकर आपको जो ओरिजिनल जो है प्रति जो है वह लोक सेवा गारंटी में पेश करना है। लोक सेवा गारंटी से वह प्रकरण जो है पूरा कहाँ पर आएगा, तहसीलदार के यहाँ पर आएगा और वहां पर आपको उपस्थित होना है। अगर दावा आपत्ति आती है, कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार की आपत्ति पेश करता है तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास में फोटो कॉपी है उसकी एक कॉपी आपको उस आपत्तिकर्ता को भी देनी पड़ेगी और वह व्यक्ति अपना जवाब उसमें पेश कर सकता है। तो इस प्रकार से फौती नामांतरण जो है उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है। तो विश्वास रखता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।